इशरत जहां एनकाउंटर मामले में एक अहम खुलासा हुआ है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 9 साल पहले हुई इस फर्जी मुठभेड़ में गुजरात अपराध शाखा के अधिकारियों ने 70 राउंड गोलियां चलाई थी। अधिकारियों ने अपने स्वचालित एवं अर्धस्वचालित हथियारों का इस्तेमाल फायरिंग में किया था। सीबीआई सूत्रों की माने तो वारदात को मुठभेड़ की शक्ल देने की कोशिश में अपराध शाखा के कमांडो मोहन कलशव ने कथित तौर पर AK-56 स्वचालित राइफल से पुलिस के सरकारी जिप्सी पर फायरिंग की थी। बताया जाता है कि AK-56 राइफल खुफिया ब्यूरो की सहयोगी इकाई सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से मुहैया कराई गई थी। सीबीआई के आरोप पत्र में ये सारी बातें बताई गई हैं। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि ये कथित मुठभेड़ गुजरात पुलिस और SIB अहमदाबाद की संयुक्त कार्रवाई थी। इशरत जहां के बिहार कनेक्शन का मामला सामने आते ही इस पर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल पता चला है कि इशरत जहां मूल रूप से बिहार के खगौल की रहने वाली थी। जेडीयू इस बहाने बिहार बीजेपी पर जमकर आरोपों के तीर चला रही है। वहीं कांग्रेस भी जेडीयू के सुर में सुर मिला रही है। बीजेपी ने भी आरोपों पर पलटवार किया है। दरअसल सालों पहले इशरत जहां का परिवार खगौल में रहता था, लेकिन यहाँ से पलायन कर महाराष्ट्र और फिर वहाँ से गुजरात चला गया था। इशरत जहां का ननिहाल भी बिहार के मुंगेर में है। झारखंड में सरकार बनाने को लेकर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। जब कांग्रेस मुख्यालय में जेएमएम के नेता शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन सोनिया गांधी और झारखंड में पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद से मिलने पहुंचे तो न तो सोनिया और न ही बीके हरिप्रसाद ही हेमंत सोरेन से मिल पाए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने के लिए गठबंधन से पहले लोकसभा चुनाव के लिए भी सब कुछ तय कर लेना चाहती है। पार्टी चाहती है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में 5 जेएमएम और 5 कांग्रेस कोटे के विधायक मंत्री बनाए जाएं और 2 मंत्री आरजेडी के कोटे से बनाए जाएं। कांग्रेस ने इस शर्त रखा है कि निर्दलीय विधायकों को सरकार में कतई भी शामिल नहीं किया जाए। वहीं कांग्रेस झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और जेएमएम को 5 सीटें देना चाहती है। वहीं आरजेडी ने 2 लोकसभा सीटें मांगी है और माना जा रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम एक-एक सीट अपने कोटे से दे सकती है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले हर कदम फूंक फूंक कर चलना चाहती है। बीजेपी और कांग्रेस में नरेंद्र मोदी को लेकर हो रही जुबानी जंग में कांग्रेस ने अब मोदी को मोगैम्बो बना दिया है। मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता मोदी को रैम्बो बनाने पर तुले हैं, जो समंदर से लोगों को बचा लाता है। रैम्बो और मोगैम्बो दोनों ही नकली कैरेक्टर हैं। ये दोनों फिल्मों में ही ठीक लगते हैं। ये फिल्म एक व्यक्ति ने 15,000 लोगों को बचा लिया, तो वास्तविक जीवन में अगर कोई रैम्बो बनने का प्रयास करता है तो मैंने यही लिखा है कि उसका अंत मोगैम्बो की तरह होता है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शकील अहमद पर पलटवार किया है। इस पार्टी के नेता और उनके मंत्रियों का कुनबा सुबह उठ करके एक ही काम पहला करता है कि नरेंद्र मोदी का जाप करता है। उसके बारे में कुछ अपशब्द कहता है, तब उसका जो है वो हाजमा ठीक होता है। बेनी प्रसाद वर्मा ने कांग्रेस से बगावत की तैयारी कर ली है। बेनी ने धमकी दी है कि अगर उनको मुलायम सिंह के खिलाफ बयान देने से रोका गया तो वो पार्टी छोड़ देंगे। मामले पर कांग्रेस ने बेनी से संयम बरतने की अपील की है। गौरतलब है कि बेनी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मुलायम पीएम पद के लायक नहीं है। इससे पहले भी बेनी मुलायम पर निशाना साधते रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने उन्हें मुलायम के खिलाफ बोलने से बचने के लिए कहा था। बेनी प्रसाद वर्मा एक जमाने में समाजवादी पार्टी में ही थे, लेकिन बाद में मुलायम का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। मैं कुछ मूल्यों में विश्वास करता हूँ। वो मूल्य अगर नहीं है तो ये सब चीजें हमारे लिए बेकार। कभी भी इनको हम छोड़ सकते हैं या कांग्रेस जब चाहे तो इसके लिए इस्तीफा भी दे सकते हैं। रेल घूस कांड में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल सरकारी गवाह बन गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में बंसल को सरकारी गवाह बनाया है। सीबीआई ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में घूसकांड की चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई सोमवार को शुरू होगी। अदालत अभी दूसरे आरोपियों की जमानत पर फैसला लेगी। आपको बता दें कि घूसकांड के बाद पवन बंसल को रेल मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा था। मामले में पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला पर महेश कुमार से घूस की मांग करने का इल्जाम है। विजय सिंगला को मामले में आरोपी बनाया गया है, जबकि सीबीआई के चार्जशीट में पवन बंसल का नाम नहीं है। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल आफत बनकर बरस सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ तेज बारिश का दौर 7 जुलाई तक चल सकता है। 5 और 6 जुलाई को उत्तराखंड के लगभग सभी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने केदारनाथ में आज जल प्रलय की तरह की बारिश होने से इनकार किया है, लेकिन बादल फटने की आशंका जाहिर की है। उत्तराखंड में 16 जून को आए जल प्रलय के 17 दिन बाद भी लोगों का जनजीवन अभी सामान्य नहीं हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग की दोबारा भारी बारिश की चेतावनी लोगों के लिए चिंता का सबब बन गई है। केदारनाथ में हुई त्रासदी से उत्तराखंड में अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं। सैकड़ों गाँवों का अभी भी संपर्क टूटा हुआ है। केदारनाथ में 15 जून को शुरू हुई बारिश के बाद जो तबाही हुई उसे शायद ही कभी भुलाया जा सके।
तबाही के बाद के मंजर में सब कुछ बदला बदला सा है। शायद ही आप तबाही से पहले गुलजार केदारनाथ को देख सके, लेकिन न्यूज 24 आपको वही गुलजार केदारनाथ की तस्वीरें दिखा रहा है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये तबाही के मंजर से पहले की तस्वीरें हैं, जब केदारनाथ में भोले की आरती में हजारों लोग शामिल थे। लोग काफी खुश थे, बाबा की आराधना में मशगूल थे। इस तस्वीर को केदारनाथ यात्रा पर गए शख्स ने ही शूट किया था। इस वीडियो में गौरीकुंड से लेकर रामबाड़ा और फिर केदारनाथ तक श्रद्धा और भक्ति का ही माहौल दिख रहा है। मंदिरों में गूंजती घंटे की आवाज और भक्तों के जयकारे की गूंज है, लेकिन अफसोस तबाही ने इन सब को खामोश कर दिया है। वीडियो में दिख रहा ये गौरीकुंड है, जहां हांड कपा देने वाली सर्द हवाओं के बीच जरा इस बैल के मुख से निकल रहे पानी को देखिए। ये इतना गर्म पानी होता है कि अगर आप सीधे पानी के इस धारा के नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपका शरीर झुलस जाएगा। यहाँ माँ गौरी का मंदिर है। यहाँ सैकड़ों होटल और धर्मशालाएं भी हैं। केदार यात्रा पर जाने वाले लाखों भक्तों का कभी गौरीकुंड पहला पड़ाव हुआ करता था। यहाँ होटलों और दुकानों की भरमार थी। केदार बाबा तक यात्रियों को ले जाने वाले पालकी और कंडियों के साथ यहाँ हजारों खच्चरों की फौज हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ चारों ओर वीरानी छाई है। वीडियो में दिख रहा ये केदारनाथ के रास्ते में दूसरा पड़ाव रामबाड़ा है, जहाँ कभी 100 से ज्यादा दुकानें और धर्मशालाएं हुआ करती थी। ये जगह बाबा के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ बाबा के दर्शन कर लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए आराम करने की जगह हुआ करती थी। यहाँ भी शिव के भक्त जयकारे के साथ केदारनाथ की ओर बढ़ते चले जाते और आस्था में डूबे होते थे, लेकिन तबाही के बाद यहाँ का मंजर कुछ और ही है। भक्तों की आस्था से डूबा रहने वाला रामबाड़ा अब वीरानगी के साए में है। रामबाड़ा के बाद 7 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दूर से ही बाबा केदारनाथ का मंदिर दिखने लगता है। आसमान को छूता केदार बाबा के मंदिर का गुम्बद और उस पर फहराती धर्म ध्वजा कभी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती दिखाई देती थी, लेकिन अब यहाँ धर्म ध्वजा तो है, लेकिन उसके दर्शन करने वाले भक्तों का कुछ पता नहीं है, और न मंदिर के उस घंटे का जिसकी आवाज भक्तों को दूर से ही सुनाई देती थी। जरा देखिए, केदार बाबा के मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही रास्ते के दोनों ओर दुकानें हुआ करती थी। केदार बाबा के मंदिर में जो चहल पहल थी उसकी एक बानगी देखिए। यहाँ चारों ओर भक्त हैं, मंदिर में गूंजती घंटे की आवाज है, सभी शिव की भक्ति में लीन हैं। किसी को पता नहीं था कि एक दिन केदारनाथ का ये चमन उजड़ भी जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने वहां रहने वाले लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात ठप हो चुका है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आलम यह है कि पुल, मंदिर सब पानी में डूब गया है। और यहाँ बहुत पुर आ रही है और दिन में पूरा डायरेक्ट डूबा हुआ था। यहाँ पूरी शिमला नदी पूरी डूबी हुई थी और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सब जलमग्न हैं। मंदिर पूरे। गुजरात के खेड़ा जिले में भारी बारिश होने से कई इलाकों में जल भराव हो गया है और लोगों का जीना मुहाल है। भारी बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। खेड़ा के नाडियाड और आनंद में भी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। यहाँ के बालासिनोर तहसील के पास जर्मन नदी में बाढ़ आने से 12 लोग पानी में फंस गए, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की पानी में बह जाने से मौत हो गई। वहीं जिले के कपड़वंज इलाके में मोहर नदी में बाढ़ आने से डैम पर काम करते 2 मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए, जिन्हें प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद बचाया। जयपुर के सदर थाना पुलिस ने रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक के घर पर चल रहे देह व्यापार के कारोबार का भांडाफोड़ किया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत दिनेश भटनागर के घर पर दबिश देकर पुलिस ने दलाल समेत 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जिस वक्त पुलिस ने दबिश दी उस वक्त दिनेश भटनागर घर पर नहीं था। रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक के घर से पुलिस ने अंग्रेजी शराब की 142 बोतलें भी बरामद की हैं। देह व्यापार का ये कारोबार मुख्य टिकट निरीक्षक की शय पर घर में ही रहने वाली आशा नाम की महिला संचालित कर रही थी। आशा देह व्यापार के इस कारोबार में 3 साल से शामिल है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में दुर्गेश पांडे नाम के शख्स ने दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। दुर्गेश पांडे पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर कई बार बलात्कार करने का आरोप है। दुर्गेश ने पहले नाबालिग लड़की से दोस्ती की, जिसके बाद दुर्गेश ने लड़की को दिल्ली के कई मकान होने के नाम पर बहलाया फुसलाया। लड़की जब इस शख्स के झांसे में आ गई तो इसने अपने एक दोस्त के घर पर लड़की को ले जाकर शादी के झूठे फेरे लगाए और उसे घुमाने के नाम पर गोवा लेकर गया, जहां एक होटल में उसने नाबालिग लड़की के साथ जबरन जिस्मानी रिश्ता बनाया। छानबीन में पता चला है कि दुर्गेश पहले से ही शादीशुदा है। आंध्र प्रदेश पुलिस अपनी छवि सुधारने की कोशिश में जुट गई है। दरअसल पुलिस स्टेशनों को कॉर्पोरेट लुक दिया जा रहा है, जिसके तहत अब सभी पुलिस स्टेशनों में एक हाईटेक रिसेप्शन सेंटर खोला जाएगा, जो आरामदायक होने के साथ साथ सुविधाओं से लैस होगा। शिकायत लेकर आने वालों को पुलिस एक रिसिप्ट भी देगी।
हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के रिसेप्शन सेंटर की तरह ही दूसरे पुलिस स्टेशनों में भी इस तरह के रिसेप्शन सेंटर खोले जाएंगे। इस तरह के करीब 90 रिसेप्शन सेंटर जल्दी ही राज्य के सभी बड़े शहरों के थाना